अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आजकल डॉक्टर साहब एक नई डिबेट सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है कि जी ये जो वैक्सीन आ रही है ये वैक्सीन एक्चुअली नहीं है, ये एक माइक्रोस्कोपिक चिप है जो आपके अंदर डाली जाएगी और बाद में इससे इंसानों को कंट्रोल किया जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये मुझे ज़रूर इसका वो करना है ताकि हमारी आवाम को जो मासूम आवाम है वो इस सवाल के जवाब में उनके अंदर फहम में जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। पहले तो मैं ये बताऊं कि वैक्सीन क्या चीज़ है। वैक्सीन जो है वो एक वायरस को या तो कमज़ोर कर दिया जाता है जिसको हम वीक वायरस कहते हैं, या अटेनुएट कर दिया जाता है कि उसकी इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी प्रोलिफेट करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ उसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ उसकी वो एक जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने का सिस्टम है वो रह जाता है, एक तरीका का है। लेकिन आजकल जैसे ही साइंस, ये पुराने ज़माने की बात थी, और आजकल जैसे साइंस ने तरक्की की तो इस तरह अब रिकम्बिनेंट टेक्निक आई है और एक इंजीनियरिंग अपना टेक्निक आई है जिससे हमने मैसेंजर आरएनए को इंजीनियर्ड किया जाता है, बनाया जाता है, लैब के अंदर बनाया जाता है। डीएनए वैक्सीन भी होती है। अब यही कंसेप्ट है कि डीएनए जो है, जो वैक्सीन है कि वो इंसान के डीएनए के अंदर जाती है तो वो डीएनए को कंट्रोल करती है, और डीएनए को जब कंट्रोल करती है तो इंसान का डीएनए तब्दील होता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त 3-4 कंपनियां बड़े वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई हैं, उनमें एक मरना है, एक फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है। मरना और फाइज़र ने डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बनाया है और उसको लिपिड पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स के अंदर डाला है, और उसको डालने के बाद जो लिपिड का एक, दोनों का एक ख़ास चार्ज है, उस चार्ज के तहत वो स्टेबिलिटी दी गई है। और उसके बाद ये जब मैसेंजर आरएनए, ये पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए, यानी पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए का मतलब है कि इसके अंदर एक मैसेज है कि ये मैसेंजर आरएनए जो है वो सार्स को वी, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, सार्स कोवी की जो स्पाइक्स प्रोटीन है, वो जो अमाइनो एसिड्स बनाती हैं, उसके कोड के लिए ये मैसेंजर आरएनए बनाया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ वो पूरा वायरस नहीं बनाएगी, बल्कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एस प्रोटीन बनाएगी। जो कोरोना वायरस है इसकी तकरीबन 27 के करीब प्रोटीन्स हैं, जिसमें 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक एस प्रोटीन है जो जाके सेल वाल के साथ अटैच होती है, खास रिसेप्टर है, रिसेप्टर जिनको कहते हैं। इसके बाद एनवेलप प्रोटीन है, इसके बाद मैट्रिक्स प्रोटीन है, इसके चौथी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है, और इसके बाद उसके साथ 16 और प्रोटीन हैं जो मिल के इस वायरस को प्रोलिफरेट करने में मदद करती है। लेकिन जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर आरएनए का कोड है कि जो सिर्फ एस प्रोटीन बनाता है, और उस एस प्रोटीन का भी ये है कि ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ऑलरेडी इसके अंदर मैसेज होता है, ये इंसान के डीएनए के अंदर तो जाता ही नहीं है, बल्कि ये जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, लिपिड पार्टिकल बाहर ले जाएगा, तो ये डायरेक्ट इंसान के राइबोसोम्स को मैसेज करेगा और उस एस मैसेंजर एस प्रोटीन बनाएगा। वो जो एस प्रोटीन्स हैं वो उसको रीड करेगा हमारा इनेट इम्यून सिस्टम, माइक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और दूसरे, और ये हमारे TH1 और TH2 सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारी सेलुलर इम्यूनिटी भी आएगी और हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी भी आएगी। फिर एक हद तक ये एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद जब एक अमाउंट में एंटीबॉडी और सेल तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे मेमोरी सेल्स सो जाते हैं, आराम कर जाते हैं, और एक एंटीबॉडी का लेवल और वो रह जाता है हमारा। जब भी कोरोना वायरस हमारे अंदर आएगा,
क्योंकि वायरस ने तो आना ही है, हमारा रेजर्वर मौजूद है, तो ये हमारे मेमोरी सेल दोबारा एक्टिवेट होंगे। अब ये पहला कंसेप्ट तो ये है कि ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के पास जाता नहीं है। ये वो वैक्सीन है जिसको मॉडर्ना और फाइजर ने बताया। अब मैं एस्ट्राजेनिका वाली मैसेंजर आरएनए को बनाया, वो वायरल वेक्टर है। उस वायरल वेक्टर के अंदर जैपनीज में से एडिनो वायरस लिया गया। एडिनो वायरस वो वायरस है जो फ्लू, कॉमन फ्लू करता है। वो वायरस भी, उसके भी बाहर एक हेक्सागोनल होता है, उसके आरएनए के अंदर एक खास प्रोटीन होती है, जीन्स होता है, जो उसकी रेप्लिकेशन में मदद दिया गया। आज साइंटिस्ट ने उसके उस हिस्से को निकाल दिया। अब जब वो निकाल दिया तो उसका बाकी डीएनए जो है वो एक खाली डेड डीएनए है, वो मटेरियल जो है सेल प्रोलिफरेट नहीं कर सकेगा। अब क्या किया गया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स को लिया गया। बैक्टीरियल प्लाज्मिड के डीएनए के अंदर जो सार्स कोवी के एस प्रोटीन का डीएनए है, जो प्रोटीन बनाती, सिर्फ सार्स कोवी के एस प्रोटीन के डीएनए के उसके साथ मिलाया गया, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर हार्वेस्टिंग करने के लिए बैक्टीरिया में डाला गया, बहुत सारा बन गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर उस को निकाला, उस डीएनए स्पाइक्स प्रोटीन के डीएनए को निकाला, और एडिनो वायरस, उस एडिनो वायरस के जिसके अंदर हम प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी वाले जीन को निकाल दिया गया था, उसके अंदर लगा गया। ये है, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट टेक्निक। अब ये बेसिकली डीएनए वायरस बन गया। यहाँ से लोगों को एक खतरा पैदा हो गया कि क्या ये चिप्स तो नहीं है जो इंसान के डीएनए के अंदर जाती है। मैं अब इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। ये देखा गया कि साइंसदानों देखा गया कि क्या यही वायरस प्रोलिफरेट करेगा इंसान के अंदर, ये नहीं किया गया। तो उन्होंने 3 तरह के सेल लिए। एक सेल था जिसके अंदर जो है प्रोलिफरेशन करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसका नाम था MRC5 सेल्स। ये बॉटेबेडी से लिया जाता है। 1966 में एक अबॉर्शन हुई और उसमें सेल डोनेट हुए रिसर्च के लिए। इन सेलों के अंदर रेप्लिकेशन कैपेसिटी नहीं होती। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक वाला एडिनो वायरस है, इन सेलों के अंदर डाला गया, कल्चर किया गया, तो देखा गया कि नहीं, इनके अंदर भी एडिनो वायरस नहीं बना, बल्कि सिर्फ एस प्रोटीन बनी है। एक और तजर्बा किया गया, उस तजर्बे के अंदर जो है ना, वो ऐसे कैंसर के सेल बच्चे के लिए गए 549 सेल्स लिए गए। ये सेल लाइन्स हैं जो साइंस के लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती हैं। इस कैंसर के सेल को जीना आता है, वो मरता नहीं है। आम इंसान का सेल तो मर जाता है ना, कैंसर सेल मरता नहीं। तो ये देखा गया, इस एडिनो वायरस, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक वाले एडिनो वायरस को उसके अंदर डाला दिया। देखा गया कि क्या इस सेल के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी तो नहीं है, क्या ये वायरस ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा, नहीं करेगा। तो देखा गया कि इस सेल के अंदर भी इसने ग्रो नहीं किया। अब उन्होंने तीसरा सेल लिया, उस सेल कल्चर को कहते हैं जो अबॉर्टिव किडनी का सेल होता है, बच्चे की बेबी का किडनी का सेल होता है। HEK293 सेल्स हैं ये, इनके अंदर रेप्लिकेशन जीन्स होते हैं, रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है। जब रिकॉम्बिनेंट टेक्निक वाले वायरस को इसके अंदर डाला गया तो भी देखा गया कि इसके अंदर वो नहीं, वायरस ग्रो नहीं किया, बल्कि सिर्फ और उसकी एस प्रोटीन। देखिए, ये सारे तजर्बात करने के बाद ये देखा गया कि ये डीएनए डेड डीएनए है, वायरस नहीं रिप्लिकेट करेगा और सिर्फ इसकी स्पाइक। अब इंसान के अंदर जब ये जाता है तो क्या करता है, क्योंकि ये डीएनए है और डीएनए के अंदर जो एक वो है सीक्वेंसिंग है, वो डीएनए सीक्वेंस करता है हमारा इंसान का। वो पूरे वायरस को बनाने के लिए मैंने जैसे पहले किया 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए और 27 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन है, वो वायरस जो है जो सीक्वेंसिंग प्रोटीन बनाएगा। जैसे हम पीसीआर के अंदर सीक्वेंस करते हैं तो हमारा सेल का डीएनए वो सिर्फ mRNA बनाएगा, वो mRNA वही काम करेगा जो मैंने पहले बनाया। मॉडर्ना ने डायरेक्ट mRNA बनाया और इसने एस्ट्राजेनिका और दूसरी कंपनियों ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के जरिए से बनाया गया। तो ये पहला कंसेप्ट तो बिल्कुल गलत है। डीएनए को ये ना कोड करता है, ना सिर्फ इंसान को बचाने के लिए ये देखा गया है कि इंसान की इस वबा को ख़त्म करने के लिए
वैक्सीन बहुत अहम है। देखें 1918 और 1920 के दरमियान जो स्पेनिश फ्लू आया था उसने कम अज कम 5 करोड़ इंसानों को लुकमा अजल बना गया। और इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान था सबसे ज़्यादा अमवात वाकई हुई। अब साइंसदानों ने देखा ये भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। देखिए 10 महीने के अंदर कम अज कम इसने 218-20 लोग दुनिया ममालिक को फैल गया और कम अज कम 8 करोड़ से ऊपर लोगों मुतासर हुए। आज तक 16 लाख से ज़्यादा लोग अमवात का शिकार हो रहा है। ये इतनी ख़तरनाक किस्म का, तो इसके लिए साइंसदानों को हम सल्यूट करते हैं। देखें ये एक मिसकंसेप्ट होता है, जब पहले ट्रेन बनी तो लोगों ने कहा जो ट्रेन पे बनेगा वो काफिर है, जब जहाज़ बना तो लोगों ने कहा जो जहाज़ पे चलेगा वो काफिर है। इस तरह की बातें होती रही। इंसान दोस्त साइंसदानों ने ये मेडिसिन की बहुत तरक्की की बताई। दूसरी तरफ अब दूसरा कंसेप्ट जो आ रहा है कि इसके अंदर कोई इंसानी सेल ऐसा नहीं है। वो जो सेल 3 मैंने बताए हैं वो तजर्बाती मराहिल में थे। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर डाला जा गया और उसके अंदर हार्वेस्ट किया गया तो उसके बाद उनको केमिकल के ज़रिए मार दिया गया। वो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के साथ जो हार्वेस्टेड डीएनए को हासिल किया गया। इसलिए दोनों कंसेप्ट इंसान ने अकल दी है, अब हमारा काम है हमने इस अकल से काम लेना है, इंसानियत के लिए ज़िंदा रहना। ये सारी टेक्निक साइंसदानों ने इस वबा से निपटने के लिए दी गई और ये उसी तरीके से वैक्सीन काम करेगी जैसे सबसे पहले मैंने बताया 1940 में वैक्सीन बनी। और भी बहुत सारी वैक्सीन है जो बनी है। तो इसलिए ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, इसकी 2 डोज होती हैं। 21 दिन के बाद एक के बाद 21 दिन के बाद डोज दी जाती है और 21 दिन के 7 दिन के बाद इसकी इम्यूनिटी शुरू होती है। तो इसके नताइज जितनी भी वैक्सीन आए हैं वो हौसला अफजा है। मेरी दुआ है इंशाल्लाह ये वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में आ जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी, जिससे लोग इस वबा से मुतासर होने से बचेंगे और अमवात कम होंगी। अल्लाह ताला हामी और नासिर।